बिहार सरकार के बाद से अब झारखंड सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के माध्यम से एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, इसके अलावा दूसरे राज्य के अभ्यर्थी पात्र होंगे या नहीं, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इसके अलावा निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, मेरिट किस प्रकार से बनेगा, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, आपके मन में जितने भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं सबका जवाब एक एक करके ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए जो आवेदन लिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, ठीक है। और परीक्षा शुल्क की बात करें यानी कि जो आपका फीस लगेगा आवेदन करने में वो मात्र 100 रुपये निर्धारित किया गया है, केवल 100 रुपये, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो आवेदन शुल्क है वो मात्र 50 रुपया होगा। अब एक बार बात कर लेते हैं कि किन किन पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। तो टोटल 2 पोस्ट हैं। पहला है आपका प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 के लिए और दूसरा है अपर प्राइमरी यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए। यहाँ पर जिले वाइज कितनी रिक्तियाँ हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुमका का, गुमला का, बोकारो का, जिलेवार रिक्तियों का ही आंकड़ा दिया गया है। 30वें पेज नंबर पर एक और पॉइंट मेंशन किया गया है, गैर पैरा अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षित पद। देखिए 2 प्रकार से नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई हैं। एक तो पैरा टीचर्स के लिए। पैरा टीचर्स क्या होते हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं उसी प्रकार से झारखंड में पैरा टीचर उनको बोला जाता है, जो कि स्थायी नहीं है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र स्थायी नहीं है उसी प्रकार से वहाँ के पैरा टीचर्स हैं, तो उनके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान करते हुए अलग से सीटें उनके लिए रिजर्व की गई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर उनको अनुभव के आधार पर अतिरिक्त वेटेज दिया गया था, उसी प्रकार से वहाँ पर क्या किया जा रहा है कि वेटेज ना देकर के उनके लिए सीटें ही रिजर्व कर दी गई हैं कि उन सीटों पर सिर्फ पैरा टीचर्स ही फाइट करेंगे। टोटल पद की बात करें तो बहुत ज़्यादा पद है, 26,000 के आसपास ये वैकेंसी होने वाली है। दूसरा पद आप देख पा रहे होंगे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जिसे कक्षा 6 से 8 के लिए बोलते हैं। ये विज्ञान और गणित के लिए यहाँ पर पद आए हुए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं पैरा टीचर्स के लिए जिलावार अलग दिया गया है और गैर पैरा टीचर्स के लिए यानी कि जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए सीटें अलग से रिजर्व हैं, और जो गैर शिक्षा मित्र हैं जो मतलब शिक्षा मित्र नहीं है, जो नए बीएड बीटीसी कंप्लीट किए होंगे उनके लिए सीटें अलग से रिजर्व हैं। पेज नंबर 47 तक जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी की अलग अलग वैकेंसी है उसके लिए जिला वाइज अलग अलग कितने पद हैं और उसमें भी कैटेगरी वाइज कितने पद हैं और उसमें पैरा टीचर्स और नॉन पैरा टीचर्स के लिए कितने सीटें रिजर्व हैं, उन सबका केवल आंकड़ा दिया गया है। 48 नंबर पेज से मेन पॉइंट शुरू होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी मतलब पद नाम और वेतन के बारे में चर्चा की गई है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पहला दिया गया है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य। जिस प्रकार से आप यूपी में प्राइमरी टीचर की बात करते हैं जिसे यहाँ पर सहायक अध्यापक बोला जाता है प्राइमरी स्तर का, झारखंड में इसे इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य बोला जाता है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो डीएलएड होता है प्राइमरी में पढ़ाने के लिए डीएलएड की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट है, इसीलिए इनको इंटरमीडिएट प्रशिक्षित बोला जाता है प्राइमरी टीचर्स को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इनकी सैलरी की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं आप, इनका लेवल जो होगा वो 4 होगा और 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच में इनकी सैलरी होगी, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है प्राइमरी के लिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्था से +2 यानी कि इंटरमीडिएट की बात की जा रही है, या फिर उच्चतर माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी यानी ये भी आपका इंटरमीडिएट की बात की जा रही है, इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो और मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित संस्थान हो, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। तो ये एक तो पहला कंडीशन हो गया कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहला इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, 50% इंटरमीडिएट के साथ साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे डीएलएड हो, जेबीटी हो, ईटीटी हो, किसी भी नाम से, बीएसटीसी हो, किसी भी नाम से क्यों ना जाना जाता हो, अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% है तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। दूसरा देख सकते हैं न्यूनतम 45% अंकों के साथ इंटरमीडिएट मांगा गया है। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड की बात की जा रही है। इसके अलावा तीसरा देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट के साथ बीएलएड कोर्स मांगा गया है। चौथा देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट के अलावा
शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में डीएलएड मांगा गया है। और अंत में आप देख सकते हैं यहाँ पर बात की गई है कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका 2 साल का डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। इसके अलावा जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको भी पूरी तरीके से पात्र माना गया है प्राइमरी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड, द्विवर्षीय बीएड विशेष शिक्षा सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो बीएड भी पूरी तरीके से पात्र है। अब यहाँ से क्लियर होगा कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र हैं या नहीं। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं पर भी ये नहीं मेंशन किया गया है कि आवेदन करने के लिए झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हो सकते। कैसा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये सभी चीजें तो एलिजिबिलिटी थी कि आपका इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे एनसीटी बोलते हैं, द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे जेटेट बोलते हैं, में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब अन्य राज्य के अभ्यर्थी के पास ये वाला एलिजिबिलिटी नहीं होगा, इसलिए वो सभी अभ्यर्थी पात्र नहीं है इसमें आवेदन करने के लिए। देखिए, राज्य सरकार किस प्रकार से गेम खेलती है इसका ये सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे बिहार में आप देखेंगे तो बिहार सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया विरोध के बाद से और संवैधानिक प्रावधानों के बाद से, क्योंकि संविधान में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि आर्टिकल 16(2) का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। किसी भी अभ्यर्थी को उसके लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर आप उसको किसी भी शिक्षक भर्ती, राज्य स्तरीय की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से नहीं रोक सकते। अब यहां पर झारखंड सरकार ने क्या किया कि वो डोमिसाइल पॉलिसी तो लागू नहीं कर रही है, लेकिन वो ये कह रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो झारखंड में जेटेट होता है सिर्फ उसको मान्य करेंगे। अगर यहां पर सीटेट होता तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी सीटेट के बेस पर सम्मिलित हो पाते। अब चूंकि अन्य राज्य के अभ्यर्थी झारखंड का टेट क्वालिफाई नहीं किए होंगे तो आप कैसे सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये राज्य सरकार इस प्रकार से गेम खेल रही है कि भले ही वो डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं कर रही है, लेकिन जेटेट मांग करके वो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाए। इस प्रकार के मामले में जैसे बिहार में देखेंगे तो प्राइमरी वाला जो है कक्षा 1 से 5 उसमें तो सीटेट उन्होंने मांग लिया है, तो सीटेट के बेस पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। लेकिन अन्य जो भर्तियां हैं बिहार में 9 से 10 और 11 से 12 वाली, इसमें उन्होंने क्या मांगा है, STET पेपर 1 मांगा है, जो कि केवल बिहार के अभ्यर्थी पास हैं। और 11 से 12 वाले में उन्होंने क्या मांगा है, STET पेपर 2 मांगा है, जो कि बिहार के अभ्यर्थी ही केवल है। इसलिए इन दोनों भर्तियों में अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र नहीं है। केवल इन्हीं भर्ती में, बिहार की जो भर्ती है, केवल इसी भर्ती में प्राइमरी में अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र हैं। वही गेम अब यहां पर झारखंड में खेला जा रहा है। झारखंड में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के बारे में कुछ जिक्र ही नहीं किया गया, यानी डोमिसाइल नीति लागू नहीं की गई है, लेकिन वहां का जेटीईटी मांगा गया। जिस प्रकार से बिहार में आप देखेंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में वहां का STT मांगा गया, जिसकी वजह से अन्य राज्य के अभ्यर्थी को अलाउ करने के बावजूद भी वो पात्र नहीं हुए। इसी प्रकार से झारखंड में भी गेम खेला जा रहा है कि यहां पर डोमिसाइल पॉलिसी तो लागू नहीं की गई है, लेकिन वहां का JTET मांगा जा रहा है। अगर CTET मांगा जाता तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी इसमें पात्र होते हैं। अगर अन्य राज्य के अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राज्य सरकार को निर्देशित किया जा सकता है कि जो सीटेट पास हैं उनको भी अलाउ किया जाए, ठीक है। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद से जो बात करेंगे 6 से 8 के लिए जो भर्ती है गणित और विज्ञान के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य, ठीक है, यानी अपर प्राइमरी आप सीधे तौर पर समझ लीजिए। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 6 से 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है, 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड किया है, लेकिन जिस विषय से आप आवेदन करना चाहते हैं, जैसे गणित से आप आवेदन करना चाहते हैं, तो स्नातक में ये आपका होना चाहिए, स्नातक में गणित विषय आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक। देखिए, अगर आपने केवल इंटरमीडिएट के बेस पर डीएलएड किया है तो आप 6 से 8 वाली भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे। स्नातक होना अनिवार्य। अगर आपने डीएलएड जो किया है वो इंटरमीडिएट के बेस पर किया है, लेकिन बाद में भी स्नातक कर लिया, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं। जैसे कि गणित के लिए करेंगे तो गणित होना चाहिए, और सामाजिक विज्ञान के लिए करेंगे तो सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में भी देखिए कैटेगरी बटी हुई है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या फिर स्नातक प्रतिष्ठित, ठीक है। निम्नलिखित विषयों में से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी के हिसाब से मतलब कि जो आप ऑप्शन चुनेंगे जिस भी सब्जेक्ट के लिए, तो उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो झारखंड में जो झारखंड का टेट होता है उसमें जो अपर प्राइमरी वाला टेट है 6 से 8 के लिए, वो पात्रता आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपियरिंग में है क्या वो आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। तो साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी जब लास्ट डेट है उस डेट तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अपियरिंग वाले पात्र नहीं माने गए हैं। अंतिम तिथि तक अगर आपका रिजल्ट घोषित हो जाता है तब आप पात्र होंगे, अन्यथा की कंडीशन में अपियरिंग अलाउ नहीं होगा। ठीक है, यहां पर मेंशन भी किया गया है यदि कोई अभ्यर्थी इस स्थिति तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करता है तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। अब देखिए एज लिमिट की बात करें तो गैर पैरा टीचर्स की बात की गई है। गैर पैरा अभ्यर्थी का मतलब कि जो शिक्षा मित्र नहीं है झारखंड में, उनके लिए जो एज लिमिट होगी वो देखिए न्यूनतम एज जो होगा वो इस डेट में काउंट किया जाएगा और अधिकतम एज जो होगा वो इस थ्रेशोल्ड डेट को मान करके काउंट किया जाएगा। न्यूनतम एज आपका 21 साल होना चाहिए इस डेट तक, और अधिकतम एज जो होना चाहिए वो देखिए अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 42 वर्ष, और महिला के लिए यहाँ पर 43 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी कोटे के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो वहाँ पर पैरा टीचर्स हैं उनके लिए अधिकतम उम्र का प्रावधान के संदर्भ में यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि वहाँ के जो पैरा टीचर्स हैं यानी संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र की सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम 58 वर्ष तक मान्य होगा। अगर पैरा टीचर्स यानी शिक्षा मित्र 58 साल के भी हैं तो भी वह आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हो जाएंगे। आरक्षण वाले कॉलम में आपको देखने को मिलेगा कि ये आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया है। अब देखिए आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे, तो देखिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, तो रजिस्ट्रेशन 8 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो रहे हैं और 7 सितंबर 2023 तक चलेंगे, यानी कि टोटल 1 महीने का समय आपको दिया गया है और फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर 2023 निर्धारित की गई है। अब परीक्षा किस पैटर्न पर होगा, तो देखिए पूरी तरीके से परीक्षा ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी कंडक्ट कराई जाएगी। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा और परीक्षा पूरी तरीके से ऑनलाइन है। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप क्या होगा और पाठ्यक्रम क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, ठीक है, और परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे और गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला दिया गया है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जिसे आप प्राइमरी स्तर का टीचर बोलते हैं। तो प्राइमरी स्तर के टीचर के लिए यहां पर मेंशन किया गया है कि मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम में मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। ठीक है, मेन पेपर में 3 पत्र होंगे और तीनों पत्र एक साथ होंगे। अब देखिए पहला जो पत्र है वह केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, जैसे बिहार में जो है उसी प्रकार का पहला पत्र होगा जिसमें आपका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, इन सब के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 प्रश्न होंगे और ये 2 घंटे का होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और पत्र 2 जो होगा वो कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी और इस सब में से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इस 100 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये 2 पत्र हो गए। और तीसरा जो मेन पत्र होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य विज्ञान एवं समसामयिकी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और गणित एवं विज्ञान एवं गणित से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी के लिए सब्जेक्ट वाइज भर्ती नहीं है, तो प्राइमरी के लिए ये सबको अटेम्प्ट करना होगा, सामाजिक विज्ञान भी और विज्ञान और गणित भी, ठीक है, और सामान्य विज्ञान और समसामयिकी भी। लेकिन जो अपर प्राइमरी की भर्ती है वो सब्जेक्ट वाइज भर्ती है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान या फिर गणित का, तो उसमें सब्जेक्ट वाइज होगा, जो कि आगे आपको और पता चलेगा। ठीक है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि 300 प्लस 100 आहार प्रवृत्ति। तो देखिए पहला जो पत्र था, देखिए ये पत्र 3 का है, पत्र 1 जो था वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का था, तो इसीलिए यहां पर देखिए
उसको मेंशन नहीं किया गया है। और जो देखिए 100 अंक का जो अहरक है वो यहाँ पर प्लस करके लिखा गया है। और 300 यहाँ पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखिए 50 और 75, 75 150 और 50 200 ये हो गया, और दूसरा पत्र जो 100 नंबर का था तो 200 ये और 100 मिलाकर के 300 और प्लस 100 ये अहरक यानी कि जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसका बात किया जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो तीसरा पत्र होगा इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि पहला पत्र 2 घंटे का, दूसरा पत्र 2 घंटे का और तीसरा पत्र 3 घंटे का, यानी टोटल 2 2 4 3 7 घंटा। देखिए पत्र 1 के बारे में मेंशन किया गया है कि मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अहरक यानी क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। ठीक है, इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये बहुत क्लियर रखिएगा कि जो आपका पत्र 1 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और उसके मार्क्स जो हैं वो नहीं जोड़े जाने वाले हैं आपके मेन मेरिट में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए सामान्य ज्ञान और समसामयिकी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए इनका पूरा पैटर्न दिया गया है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। देखिए सामान्य विज्ञान में यहाँ देख सकते हैं ये सभी टॉपिक रहेंगे, सामान्य गणित के ये सभी टॉपिक रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग आप कह सकते हैं, तो इसमें ये सभी रहेंगे, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इस प्रकार से ये पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगर स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की यानी अपर प्राइमरी के लिए, तो इसके अंतर्गत 4 पत्र होंगे, 4 पत्र होंगे, ये ऑनलाइन पेपर ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पत्र 1 में जो होगा ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है जो कि लैंग्वेज से संबंधित है। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसके बाद से अगर पत्र 2 की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं पत्र 2 में जो होगा वह इसमें से कोई एक भाषा चुनना है। जैसे ये देखिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, संस्कृत, इनमें से कोई भी एक भाषा चुनना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर क्वालिफाइंग वाला हम लोग देखें तो इसमें भी साफ शब्दों में मेंशन किया गया है इनमें से कोई एक भाषा ही चुनना है। ठीक है, तो इसको देख करके कंफ्यूज मत होइएगा कि जिनको ये भाषाएं नहीं आती वो कैसे करेंगे। सिर्फ एक भाषा आपको चुनना होगा और इसके भी 100 प्रश्न होंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान और समसामयिकी के 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक का, और इसके लिए 2 घंटे दिया जाएगा। और जो चौथा पत्र होगा वैकल्पिक विषय, कोई भी एक विषय आपको चुनना होगा, जैसे गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए अलग और दूसरा जो है वो सामाजिक विज्ञान के लिए अलग। ठीक है, तो ये वैकल्पिक है, मतलब कि इनमें से कोई भी एक आपको चुनना होगा। जैसे कि देखिए गणित और विज्ञान के लिए अगर हम लोग बात करें तो 180 प्रश्न पूछे जाएंगे, 180 नंबर का ये प्रश्न होगा। और यहाँ पर अगर आप सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए चुनना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल इतने सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। इन प्रश्न पत्र 7 खंडों में विभक्त होगा, किसी 3 खंडों के ही उत्तर आपको देना होगा। तो टोटल 7 जो ऑप्शन दिए गए 7 सब्जेक्ट के, उसमें से सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपको चुन करके अटेम्प्ट करना होगा और उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य है। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपर प्राइमरी में 33% अंक लाना अनिवार्य है। 180 प्रश्न पूछे जाएंगे 180 नंबर के और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से भाषा शिक्षक जो हैं अपर प्राइमरी में, तो इनके लिए भी आप देख सकते हैं कि ये सभी भाषाओं में से कोई भी एक भाषा का प्रश्न आपको चुनना होगा और 33% क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 प्रश्न पूछे जाएंगे 180 नंबर का और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं 380 नंबर ये और 100 अंक का जो क्वालिफाइंग नेचर वाला पेपर था, तो क्वालिफाइंग वाला तो मार्क्स जुड़ेगा नहीं, यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके मेन पेपर से ही बनेगी, क्वालिफाइंग नेचर वाले को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर वाला जो पेपर है उसके 30% अंक लाना आपको अनिवार्य होगा और इसका मेरिट निर्माण में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। साफ शब्दों में यहां पर भी मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण, तो यहां पर आप देख सकते हैं साफ शब्दों में मेंशन किया गया माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा के प्राप्त अहरक इस पत्र के 30% अंक लाना अनिवार्य है। 30% अंक करने के उपरांत ही आपकी जो अन्य पत्र हैं उसको जांच किया जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि परीक्षा में निम्न आहर्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे देखिए अनारक्षित के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, अनुसूचित जाति के लिए 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30%। इतना क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है मेन पेपर के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये 67 पेज तक पूरा नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आप सभी को डिटेल में बता दिया। बाकी इसके बाद जो है वो फॉर्मेट दिया गया कि आपका जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर बनेगा, ये सभी चीज़ें जो भी मेन पॉइंट थे मैंने आपको सूचित कर दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।